हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया और मज़े में होंगे। चलिए, क्लास टुडे विल स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। कि शेयर कैपिटल की अकाउंटिंग हम किस तरीके से कर सकते हैं, व्हाट फैक्टर्स वी हैव टू कंसीडर व्हाइल रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस एंड एवरीथिंग। बट उसके पहले शेयर कैपिटल मतलब होता क्या है? तो लेट्स स्टार्ट विद वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय शेयर? कैन यू हेल्प मी विद दैट? व्हाट डू यू मीन बाय शेयर? शेयर मतलब क्या? एक जवाब मिला है मेरे को, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द कैपिटल ऑफ द कंपनी। ओके, एनीवन एल्स? द स्मॉलेस्ट पार्ट यानी ये बोलना चाह रहे हैं द शेयर इज द स्मॉल पार्ट ऑफ द ओनरशिप ऑफ द कंपनी। ठीक है, कैपिटल ऑफ द कंपनी बोला या ओनरशिप ऑफ द कंपनी बोला तो यू कैन से दिस इज शेयर, राइट? यू आर राइट, इसमें गलत नहीं है। एक जवाब मेरे को मिला है, शेयर इज शेयर इन ओन्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी। ओके, और कोई कुछ टिप्पणी देना चाहेगा शेयर को लेके? Now what is the definition as per Companies Act? आपको क्या लगता है ये डेफिनेशन सही है बट अधूरी है? ये डेफिनेशन सही है बट अधूरी है। एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 84 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, दैट 2013 हमको एप्लीकेबल है, पहले 1956 हुआ करता था, नाउ इट इज 2013। as per that share is the share in the capital of the company। देखो, share is the share in the capital of the company। capital मतलब ओनर, शेयर मतलब पार्ट। मतलब इसी से डेफिनेशन आपने बनाई कि दैट इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ ओनरशिप ऑफ द कंपनी। इट इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ ओनरशिप ऑफ द कंपनी। द शेयर इज द शेयर इन द कैपिटल ऑफ द कंपनी। आपने डेफिनेशन यहीं तक बोली। डेफिनेशन उतनी है कि उसके आगे में और भी कुछ लिखा हुआ है। डेफिनेशन इतनी चाहिए क्या? शेयर इज द शेयर इन कैपिटल ऑफ द कंपनी और शेयर इज द शेयर इन द कैपिटल ऑफ द कंपनी एट इंक्लूड स्टॉक। आगे वर्डिंग्स क्या है? आगे क्या लिखा हुआ है? तो क्या लगता है आपको, अगर ये क्वेश्चन अगर 1 मार्क के लिए पूछा गया है और वो भी 1 मार्क के लिए सीए फाउंडेशन के एग्जाम में पूछा गया है, तो क्या लगता है आपको आधा मार्क मिलेगा? आधा नंबर मिलेगा? आंसर 0 है, कोई नंबर नहीं मिलने वाले आपको। विल हैव टू राइट इट वेरी। अगर आप इसका अपने लैंग्वेज के हिसाब से हिंदी अनुवाद, इंग्लिश अनुवाद या सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो आप सिंप्लीफाई करो, बट आधा मत करो। शेयर इज द शेयर इन द कैपिटल ऑफ द कंपनी एट इंक्लूड स्टॉक एज वेल, ये लिखना जरूरी है। इंक्लूसिव डेफिनेशन है, इंक्लूड्स स्टॉक एज वेल। ना व्हाट इज मीन वो मैं बताता हूँ, बट यू शुड नो कि भाई डेफिनेशन क्या है। शेयर इज द शेयर इन द कैपिटल ऑफ द कंपनी एट इंक्लूड्स स्टॉक एज वेल। ये साथ साथ में क्या इंक्लूड करते हैं? साथ साथ में क्या इंक्लूड करते हैं? स्टॉक। स्टॉक का मतलब क्या होता है? कैन एनीवन हेल्प मी विद दैट? स्टॉक, स्टॉक मतलब वो गुड्स वाला स्टॉक मत बोल देना बस यहाँ पे। दिस इज बंडल ऑफ शेयर्स। दिस इज बंडल ऑफ शेयर्स। क्या होता है आजकल स्टॉक मार्केट में, अगर हम बात करें तो हम सिंगल शेयर्स नहीं खरीद बेच सकते। स्टॉक मार्केट में अगर हम जाते हैं तो वी कैन नॉट, विल नॉट बी एबल टू बाय और सेल सिंगल शेयर। हम एक शेयर खरीद बेच नहीं सकते। इट इज़ इन बंडल, 10 के बंडल, 100 के बंडल, या ऐसा बंडल में होता है। तो दैट बंडल इज ऑल्सो शेयर, दैट बंडल इज ऑल्सो शेयर। तो शेयर इज द शेयर इन द कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड इंक्लूड्स स्टॉक एज वेल। तो इस चैप्टर में, इस एक्ट में जब भी डेफिनेशन शेयर की बात करेंगे तो दिस इज व्हाट शेयर मीन्स। And what do you mean by share capital? What do you mean by share capital? There's a difference between share and share capital. What do you mean by share capital? Share capital मतलब क्या होता होगा? The capital of the company which is raised by issue of shares. Okay, और कोई कुछ बोलना चाहेगा? You're somewhere you're right, आप सही हो। मैंने वर्डिंग्स अलग रखे, आपने वर्डिंग्स अलग रखे, वन एंड द सेम थिंग। द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू शेयर, देन इट इज शेयर कैपिटल। मतलब ये जो छोटे छोटे शेयर्स है, ये जो छोटे छोटे शेयर है, जो स्मॉल पार्ट ऑफ द शेयर इन द कैपिटल है, इसको टुगेदर अगर हमने सारे शेयर्स को एक साथ ला लिए या एक साथ एक जगह कहीं मेंशन किए तो उसे हम क्या बोलेंगे? शेयर कैपिटल। मतलब शेयर कैपिटल इज द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू शेयर। जो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड है वो शेयर, और साथ में सभी शेयर को मिलाकर बोला तो उसे बोला जाता है शेयर
कैपिटल। अगर मेरे को सिंगल बोलना है तो मैं क्या बोलूंगा? अगर मेरे को सिंगल बोलना है तो मैं क्या बोलूंगा? शेयर कैपिटल या शेयर? शेयर। और सभी को साथ में मिला के बोलना है तो मैं क्या वर्ड यूज करूंगा? शेयर कैपिटल। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड शेयर कैपिटल। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड शेयर कैपिटल। व्हाट आर द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी? इट इज मेंशन इन योर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आई होप आपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पढ़ा होगा। एमओए जिसको बोलते हैं। दे आर टू एसोसिएशन, दे आर टू रूल बुक्स विच कंपनी हैज टू मेक। एक है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और एक है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कैपिटल क्लॉज होता है। दे आर डिफरेंट क्लॉजेज इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। उसमें से एक क्लॉज होता है कैपिटल क्लॉज, एंड दैट कैपिटल क्लॉज कंसिस्ट की हाउ मच नंबर ऑफ शेयर्स या हाउ मेनी अमाउंट ऑफ शेयर्स यू कैन इशू ड्यूरिंग योर लाइफ टाइम। आप कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू कर सकते हो, ये कहाँ मेंशन किया हुआ होता है? आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अंडर कैपिटल क्लॉज। तो शेयर कैपिटल इज मेंशन इन योर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। नाउ लेट्स कम टू द next thing. What are the types of shares? What are the types of share? Can you help me with that? What are the types of share? There are two types of share. One is equity shares and another is preference shares. बहुत easy, बहुत easy. यहाँ तक तो easy. Equity shares and preference share. Now help me with that. What do you mean by equity share capital? What do you mean by equity share capital? Equity share मतलब क्या? सिंगल है तो इक्विटी शेयर, पूरे मिला के है तो इक्विटी शेयर कैपिटल। यस, इक्विटी शेयर मतलब क्या? बोलो बोलो बोलो, घबराओ मत, घबराओ मत। जो पता है वो फेंक के मारो, सही गलत हम देखेंगे। एनीवन? इक्विटी शेयर कैपिटल डू नॉट हैव प्रेफरेंशियल राइट। ओके, एक जवाब मिला है, डू नॉट हैव प्रेफरेंशियल राइट। ओके, स्वाति गुड, दिव्यांजलि गुड, दो बच्चों ने सही डेफिनेशन लिखे। सत्यम गुड, परिमल गुड, अल्फिया गुड। ये सब मुझसे पढ़े हुए जिनके नाम मैंने लिया, बट ठीक है, अच्छी बात है। अदर्स कम ऑन, ट्राई तो करो। क्या है प्रेफरेंस? इक्विटी शेयर्स मतलब क्या है? घबराओ मत, इक्विटी शेयर जो पता है वो बता दो। अपन ने 12th में पढ़ा है ना, ये टॉपिक नहीं पढ़ा है अभी, होने का होगा। शेयर्स हुआ है क्या? हुआ है ना, ठीक है। इसलिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ नहीं, अगर शेयर्स हमारा अकाउंट्स में हुआ, एसपीओसी में भी है हमारे को शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर, डोंट यू थिंक विच हैव वोटिंग राइट? Equity shares are those shares who have voting right, fluctuating rate of dividend. They are ordinary shareholders. They are the actual owners of the company. This is the definition of equity share. Yes or no? Long-term financing. So they have normal voting rights. अब जवाब आने शुरू हुए. Long-term financing, normal voting right. Basic source for organization to raise money. Okay, basic source for organization to raise money. और बोलिए, और बोलिए। ये सब गलत है। वोटिंग राइट्स होता है, दे आर द मेन ओनर्स ऑफ द कंपनी, उनको लास्ट में पैसा दिया जाता है। रेट ऑफ डिविडेंड फ्लक्चुएटिंग, अगर आप ये सब लिख रहे हो तो ये सब गलत है। मैंने एक सिंपल सवाल पूछना है आपसे। अगर मेरे से सवाल पूछा गया व्हाट इज़ योर नेम, तो मैंने क्या बोलना चाहिए? आई एम अ बॉय, आई हैव स्पेक्टिकल्स, माई हेयर्स आर ब्लैक, आई एम वेयरिंग ब्लैक टी शर्ट। ऐसा ये जवाब होगा कि माई नेम इज कृष्णा या माई नेम इज कृष्णकांत, राइट? व्हाट विल बी द आंसर? I am a boy will be the right answer, or my name is Krishnakant Modi is the right answer? मैं काली टी शर्ट पहना है, मेरे बाल सफ़ेद है, मेरे को चश्मा है, मेरे को दो पैर है, दो हाथ है, ये मेरा नाम हुआ कि मेरे फीचर्स हो गए? ठीक है। आपने जो बोला, अगर मैंने आपसे पूछा व्हाट डू यू मीन बाय इक्विटी शेयर कैपिटल, आपने बोला दे हैव वोटिंग राइट, फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ डिविडेंड, दे आर द एक्चुअल ओनर्स ऑफ द कंपनी एंड एवरीथिंग। अगर आप बोल रहे हो तो दिस इज नॉट द मीनिंग ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, दीज आर द फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। सिंपल अगर मैं इक्विटी शेयर कैपिटल का मतलब बोलूँ, इक्विटी शेयर कैपिटल का मतलब बोलूँ तो दिस इज द मीनिंग ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, विच इज नॉट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। दिस इज द डेफिनेशन विच इज मेंशन इन योर कंपनीज एक्ट। इस डेफिनेशन पे नंबर मिलेंगे, बाकी आप फ्लक्चुएटिंग राइट, डिविडेंड और ये सब जितना फलाना ढिलकाना लेके आओगे उस पे नंबर नहीं मिलेंगे। आप बड़ा बड़ा आंसर लिख दोगे, बेटा एक बार का बीकॉम में चल जाएगा, 12th में चल जाएगा, सीए में नहीं चलेगा। You'll have to be precise, जो कंपनी लॉ के बुक्स में लिखा, कंपनी लॉ में लिखा या कंपनीज एक्ट में लिखा है वही लिखना होगा हमको, अगर हमें नंबर चाहिए तो। यही हम गलती करते हैं और बाद में बोलते हैं सीए डिफिकल्ट है। बेटा आप लिख के किस तरीके से आंसर आ रहे हो उसके हिसाब से भी तो निर्भर कर जाएगा कि आपको नंबर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे।
इक्विटी शेयर कैपिटल की अगर मैं बात करूं तो दीज आर दो शेयर कैपिटल विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। लॉजिकल है। देखो बेसिकली अगर दो पॉसिबिलिटी है, शेयर कैपिटल दो थे, या तो इक्विटी शेयर कैपिटल हो सकता है या तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो सकता है। दो शेयर कैपिटल है, या तो इक्विटी शेयर कैपिटल है या दूसरा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। बेटा अगर दो पॉसिबिलिटी है, दोनों में से अगर आप एक डिफाइन कर दोगे, दो पॉसिबिलिटी है, दोनों में से अगर आप एक डिफाइन कर दोगे, जैसा इन दो में से कंपनी लॉ ने प्रेफरेंस शेयर्स को डिटेल में डिफाइन किया हुआ है कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रेफरेंस शेयर, बट उन्होंने इक्विटी शेयर को डिफाइन नहीं किया। उन्होंने बोला जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है वो इक्विटी शेयर। लॉजिकल है। अगर वो प्रेफरेंस शेयर्स भी डिफाइन कर दे और इक्विटी शेयर्स भी डिफाइन कर दे, कल चल के कोई कंपनी तीसरी चीज ला ले जो ना इक्विटी शेयर की डेफिनेशन में ना प्रेफरेंस शेयर की डेफिनेशन में, तो उसको कहाँ क्लासीफाई करोगे? तो उन्होंने क्या बोला, बेटा दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो वो शेयर इक्विटी हो सकता है या तो प्रेफरेंस हो सकता है। तो हमने प्रेफरेंस का डेफिनेशन बता दिया। अब अगर ये डेफिनेशन में वो फॉल नहीं करते शेयर्स, तो वो इक्विटी है, फिर चाहे कुछ भी हो। अगर वो इन डेफिनेशन में फॉल नहीं करते तो वो शेयर्स कौन से हो जाएंगे? इक्विटी हो जाएंगे। वो शेयर्स कौन से हो जाएंगे? इक्विटी शेयर्स हो जाएंगे। तो सबसे पहले उन्होंने क्या बोला कि भाई इक्विटी शेयर्स मतलब विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो एक्चुअली प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अगर मैं बोलूँ तो ये डिफाइन किया हुआ है, यहाँ मत बोलना। अगर बोलूँ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मतलब क्या, तो बच्चों के जवाब आते हैं। क्या है, क्या लगता है आपको? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मतलब क्या? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मतलब विच आर नॉट इक्विटी शेयर कैपिटल, है ना? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, इसको डिफाइन किया हुआ है। दिस इज बिन डिफाइन इन कंपनीज एक्ट। अब बोलो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मतलब क्या? क्या पता है आपको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मतलब क्या? व्हाट डू यू मीन बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल? व्हाट डू यू मीन बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल? यस। बहुत बढ़िया मनीषा, बहुत बढ़िया मनीषा। मेरे को जवाब उसके पहले कुछ जवाब चैट में भी आ चुके थे। बहुत बढ़िया। प्रेफरेंस शेयर्स आर दो शेयर्स which carries or would carry preferential right with respect to, they have preferential right। इनके ऊपर में preferential right मतलब they have priority, they have preferential rights मतलब they have priority for payment of dividend or repayment of capital, they have priority over equity। बेटा एक चीज समझो, प्रेफरेंशियल राइट तो है बट ओनली ओवर इक्विटी, ओनली ओवर इक्विटी। इक्विटी से पहले इन लोगों का पेमेंट होगा। मतलब से एग्जांपल के तौर पे कंपनी के आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स है, इक्विटी है और प्रेफरेंस है, तो सबसे पहले किसका पेमेंट करूं? डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग है, डिबेंचर होल्डर को पैसा देना बाकी है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा देना बाकी है, इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा देना बाकी है। सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे होगा कि सबसे पहले डिबेंचर होल्डर्स को पे होगा? सबसे पहले विल गोइंग टू पे टू डिबेंचर होल्डर बिकॉज दे आर आउटसाइडर्स, दे आर आउटसाइडर्स, वो बाहर वाले। तो सबसे पहले हम बाहर वालों का पैसा पे करेंगे, फिर अगर पैसा बच गया तो हम प्रेफरेंस पे करेंगे, बच गया तो इक्विटी पे करेंगे। तो दे हैव, यस, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव प्रेफरेंशियल राइट, बट प्रेफरेंशियल राइट ओवर इक्विटी। इक्विटी से पहले इनका पेमेंट होगा, बट दे स्टिल दे आर ओनर्स ऑफ द कंपनी, स्टिल दे आर ओनर्स ऑफ द कंपनी। तो बाहर वालों का पेमेंट पहले होगा और उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पेमेंट होगा। पहले बाहर वालों का पेमेंट होने के बाद हम ओनर का पेमेंट करेंगे, और ओनर में पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का और बाद में इक्विटी शेयर होल्डर्स का। पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का और बाद में इक्विटी, बट सिर्फ ओवर इक्विटी, नॉट अदर्स, डिबेंचर्स या उनके नहीं, पहले नहीं। अगर हम ढंग से पढ़ेंगे तो क्या लिखा हुआ है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आर दो शेयर कैपिटल विच कैरीज और वुड कैरीज अ प्रेफरेंशियल राइट विद रिस्पेक्ट टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड आइदर एट फिक्स्ड अमाउंट और एट अमाउंट कैलकुलेटेड एट फिक्स्ड रेट। तो बेसिकली दोनों से कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। अगर फिक्स्ड रेट ऑफ अमाउंट है, फिक्स्ड अमाउंट है आपका, तो उससे रेट निकाल दोगे तो वो रेट फिक्स्ड ही आने वाला है। मैं इसका मतलब क्या है, फिक्स्ड अमाउंट मतलब हर साल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 10,000 रुपए का डिविडेंड मिलेगा, 10,000 रुपए, दैट इज फिक्स्ड अमाउंट। हर साल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 10% के हिसाब से डिविडेंड मिलेगा, दैट 10% इज फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड। तो द रेट ऑफ डिविडेंड कैन बी फिक्स्ड विद रिस्पेक्ट टू अमाउंट और कैन बी फिक्स्ड विद रिस्पेक्ट टू रेट। तो प्रेफरेंस डिविडेंड कैन बी फिक्स्ड, और उनको भी प्रायोरिटी है ओवर इक्विटी, प्रेफरेंशियल राइट है कि पहले डिविडेंड उनका पे होगा और बाद में इक्विटी शेयर होल्डर्स का। एंड द रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, जब भी धंधा बंद होगा तो पहले पेमेंट होगा आउटसाइडर्स का, फिर पेमेंट होगा ओनर्स का, और ओनर्स में पहली प्रायोरिटी मिलेंगी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को और बाद में पे होगा इक्विटी शेयर होल्डर्स का। क्लियर है यहाँ तक? यस और नो? एक फटाफट रिकैप करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय शेयर? कम ऑन, हेल्प मी विद दैट। व्हाट डू यू मीन बाय शेयर? शेयर इज स्मॉल पार्ट ऑफ ओनरशिप बोलना सही है
कि यू शुड गो एज पर द कंपनीज एक्ट। क्या है शेयर का मतलब, क्या है? अब भी बताया, शेयर इज शेयर इन द कैपिटल ऑफ द कंपनी एट इंक्लूड्स स्टॉक एज वेल। स्टॉक का मतलब होता है बंडल ऑफ शेयर। सिंगल शेयर भी शेयर है और 10-12 शेयर का बंडल भी शेयर है, बट पूरे शेयर मिला के क्या कहलाया जाएगा? पूरे शेयर मिला के क्या बुलाया जाएगा? शेयर कैपिटल। अच्छा मेरे को बताओ, सिंगल शेयर है तो वो शेयर कहलाया जाएगा, 10 शेयर है तो क्या कहलाया जाएगा? 10 शेयर है तो स्टॉक, और पूरे कंपनी के शेयर्स है तो क्या कहलाया जाएगा? ठीक है। आई होप आपको शेयर, स्टॉक और शेयर कैपिटल का डिफरेंस समझा। शेयर, स्टॉक और शेयर कैपिटल का डिफरेंस क्लियर है सभी को? पक्का? दिस शेयर कैपिटल इज मेंशन इन योर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। शेयर कैपिटल कहाँ मेंशन किया होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अच्छा एक मिनट, आगे बढ़ू उसके पहले एक चीज और बता देता हूँ, एक चीज और बात कर लेते हैं। शेयर मतलब, शेयर मतलब सिंगल पार्ट ऑफ द ओनर, ये क्या? शेयर इन शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी है, इंक्लूड स्टॉक। स्टॉक मतलब बंडल ऑफ शेयर, 10-12 शेयर है तो शॉर्ट स्टॉक। कैपिटल मतलब सारे शेयर, सारे स्टॉक को मिला के हम शेयर कैपिटल बोलते हैं। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय शेयर वारंट? शेयर वारंट मतलब क्या होता है? एक वर्ड होता है, पढ़ा होगा ना, शेयर वारंट। देखो, शेयर सर्टिफिकेट एक टर्म होता है, शेयर वारंट एक टर्म होता है। शेयर सर्टिफिकेट मतलब ऐसा सर्टिफिकेट जिसके ऊपर में ओनर का नाम लिखा होता है कि भाई हु इज द ओनर इन दैट कंपनी, दैट इज शेयर सर्टिफिकेट। ओनरशिप उस पर लिखा रहता है। अगर मैंने मान लो रिलायंस के शेयर्स खरीदे, तो रिलायंस के शेयर्स मैंने खरीदे, रिलायंस के जो शेयर्स होंगे, जो शेयर सर्टिफिकेट है उस पर लिखा है कृष्णकांत मोदी इज द ओनर ऑफ दिस नंबर ऑफ शेयर्स फॉर दिस वैल्यू वगैरह लिखा है, तो दैट कृष्णकांत मोदी इज रिटन ओवर दैट, तो उस पर नाम लिखा हुआ है, दैट इज रजिस्टर्ड शेयर। इसको हम शेयर सर्टिफिकेट बोलेंगे, जो रजिस्टर्ड है इन माई नेम, जिसपे मेरा नाम लिखा हुआ है। शेयर वारंट मतलब क्या होता है? शेयर वारंट, शेयर वारंट पे नाम नहीं लिखा रहता है, बट स्टिल यू आर द ओनर ऑफ द दैट शेयर। मेरे को एक चीज बताओ, ये पैसा किसका है? ये करेंसी नोट किसका है? करेंसी नोट किसका है? मेरा है, क्योंकि आई एम द होल्डर। जिसके हाथ में वो मालक है, जिसके हाथ में वो इस पे नाम लिखा है क्या मेरा? ढंग से देखो, इस पे कहीं भी मेरा नाम लिखा हुआ है क्या? इस पे मेरा नाम नहीं लिखा हुआ है, बट इफ आई एम होल्डिंग इट तो दैट मीन्स आई एम द ओनर ऑफ दिस करेंसी नोट। दिस इज व्हाट शेयर वारंट इज। इस पे किसी का नाम नहीं लिखा रहता, मतलब ये शेयर वारंट जिसके हाथ में है वो मालक है। ये शेयर वारंट जिसके हाथ में है वो मालक है। वेयर एज शेयर सर्टिफिकेट इज लाइक दैट कि अगर वो घूम भी गया, वो चोरी भी हो गया, तो भी मालक कृष्णकांत ही है, क्योंकि उस पर उसका नाम लिखा हुआ है। अगर ये शेयर मान लो, ये शेयर मान लो अगर सुमित के पास चला गया, ये शेयर मान लो सुमित के पास चला गया, तो क्या ये शेयर का ओनर सुमित हो जाएगा क्या? ये शेयर का ओनर सुमित हो जाएगा क्या? शेयर सर्टिफिकेट का नहीं। बट अगर मान लो ये शेयर वारंट सत्यम के पास चला गया, तो अब ये शेयर वारंट का ओनर कौन हो जाएगा? तो होल्डर इज द ओनर एंड द रेम रिटर्न, द पर्सन विल बी द ओनर, जिसका नाम लिखा है वो ओनर हो जाएगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन शेयर सर्टिफिकेट एंड शेयर वारंट। आई होप आपको शेयर से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज अभी क्लियर है। शेयर इज द शेयर इन द कैपिटल ऑफ द कंपनी, स्टॉक इज बंडल ऑफ शेयर, सारे शेयर सारे स्टॉक को मिला के हम क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल। शेयर सर्टिफिकेट पे नाम लिखा रहेगा, शेयर वारंट पे नाम लिखा नहीं रहेगा। जिसको अगर हम बात करें सही टर्मिनोलॉजी में, तो शेयर सर्टिफिकेट आर रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट, रजिस्टर्ड ओनर्स ऑफ द कंपनी गेट शेयर सर्टिफिकेट, वेयर एज अनरजिस्टर्ड ओनर, अनरजिस्टर्ड मतलब कंपनी के पास भी रिकॉर्ड नहीं होता, तो अनरजिस्टर्ड ये रिकॉर्ड होता है कि कितने शेयर वारंट इशू किए। अरे भाई, जब बैंक आरबीआई ने जब ये पैसा इशू किया होगा, तो बैंक को तो पता होगा ना कि कितने कितने करेंसी नोट छापे। बट अब बैंक को पता है क्या 50 रुपए कृष्णा के पास है, 20 रुपए इसके पास है? नहीं, बैंक ने इतने छापे, तो शेयर वारंट कितने इशू है वो कंपनी को पता है, बट वो किसके पास है वो नहीं पता होता। तो सर ये दो इशू क्यों होते? शेयर सर्टिफिकेट, शेयर वारंट। इन दोनों में से इजीली ट्रांसफरेबल क्या लग रहा है आपको? इजीली ट्रांसफरेबल क्या? शेयर वारंट्स आर इजीली ट्रांसफरेबल, जिसके हाथ में दिया वो मालक बन गया। तो आपको नहीं लगता अगर मार्केट में ट्रेड करना है तो ज्यादा अच्छे शेयर वारंट है कि आज के रेट में माल बिक गया? क्योंकि शेयर सर्टिफिकेट को ट्रांसफर होने के लिए 14 से 20 दिन लग जाते हैं। आज अगर मैं ओनर है, मैं किसी और को बेच रहा हूँ, तो वो ओनर 14 दिन बाद बनेगा। 14 दिन में अगर शेयर प्राइस, शेयर मार्केट का प्राइस बढ़ गया, कम हो गया, तो हम दोनों में से किसी की भी नीयत खराब हो सकती है। अगर शेयर का प्राइस बढ़ गया तो मेरी बेचने की इच्छा खत्म हो जाएंगी, शेयर का प्राइस गिर गया तो उसकी खरीदने की इच्छा खत्म हो जाएंगी। तो क्या लगता है, शेयर सर्टिफिकेट रहे तो क्या हम फ्रीली ट्रेड कर पाएंगे क्या उस शेयर को मार्केट में? नहीं।
इसलिए शेयर वारंट एग्जिस्टेंस में है। बट आजकल डीमैट की वजह से बहुत ईजी हो गया शेयर्स ट्रांसफ़र करना। ये सिस्टम चलता था पहले, इट यूज टू बी एट दैट टाइम जब शेयर मार्केट इतना एक्टिव नहीं था, फ्रीली ट्रांसफरेबिलिटी में बहुत दिक्कत आती थी, तो वो सब था। बट ठीक है, आई होप यू गॉट दैट पॉइंट। शेयर सर्टिफिकेट एंड शेयर वारंट, यस और नो, आजकल सब कन्वर्ट हो गए डीमैट में। आपने शायद एसपी में पढ़ा भी होगा, डीमटेरियलाइजेशन ऑफ शेयर सर्टिफिकेट एंड शेयर वारंट, पढ़ा है क्या ऐसा? ठीक, तो वही है, डीमटेरियलाइजेशन के बाद अब सब इजीली ट्रांसफरेबल हो गए इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आने की वजह से। चलो जो भी है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। शेयर टाइप्स ऑफ शेयर्स, अगर शेयर कैपिटल हमने देखा था, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल आर दोज शेयर्स व्हिच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हैज टू preferential right over equity with respect to payment of dividend either at the fixed amount or either at the fixed rate, or repayment in which case of winding, repayment of capital in the case of winding up। ठीक है, now what are the types of preference shares? What are the types of preference shares? Equity shares का ऐसा कोई टाइप नहीं है। Preference shares has certain types. Can anyone help me with that? What are the types of preference shares? Convertible, non-convertible, redeemable, irredeemable, non-redeemable, जैसा भी आप बोलो, ठीक है। Cumulative, non-cumulative, yes, बहुत बढ़िया। पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, इसको आसानी से याद रखने के लिए यू कैन डिवाइड दैट इनटू सर्टेन कैटेगरी, जैसा ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्जन, ऑन द बेसिस ऑफ रिडम्पशन, ऑन द बेसिस ऑफ अरियर्स ऑफ डिविडेंड, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन। ऐसे हम मेजरली 4 कैटेगरी में इसको डिवाइड कर सकते हैं। जब मैं बात कर रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्जन, तो कन्वर्जन में 2 हो सकते हैं, कन्वर्टिबल एंड नॉन कन्वर्टिबल। ऑन द बेसिस ऑफ रिडम्पशन की अगर हम बात करें तो रिडीमेबल एंड नॉन रिडीमेबल, यू कैन ऑल्सो से इररिडीमेबल। नॉन रिडीमेबल, इररिडीमेबल, जो भी वर्ड आप वापरना चाहो आप वापर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ अरियर्स ऑफ डिविडेंड, कम्युलेटिव, नॉन कम्युलेटिव, एंड ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग। सर इनके मीनिंग क्या, एक एक करके पढ़ते हैं। let's learn what do you mean by convertible preference shares. Yes, what do you mean by convertible preference shares? Yes, come on, help me with that. Those shares which can be converted into equity shares, right? Those shares which can be converted into equity share after some time. कोई ऐसा बोल रहा था after some time वगैरह, और कोई कुछ बोलना चाहेगा, और कोई कुछ बोलना चाहेगा? अच्छा देखो, ये प्रेफरेंस शेयर्स है। अगर प्रेफरेंस शेयर्स के बदले में मैंने इक्विटी शेयर दिया तो इज इट कन्वर्टिबल? प्रेफरेंस शेयर्स के बदले में मैंने इक्विटी शेयर दिया तो विल इट बी कॉल्ड कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर, यस और नो? इफ प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स, कन्वर्टिबल। बट अगर मैंने प्रेफरेंस शेयर्स की जगह में डिबेंचर्स दिया तो विल इट बी कॉल्ड कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स? नो, इट विल नॉट बी कॉल्ड एज कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। अच्छा, अगर प्रेफरेंस शेयर्स के बदले में मैंने प्रेफरेंस शेयर्स ही दे दिए, हो सकता है प्रेफरेंस शेयर्स जो पहले था वो 10% वाला था, अब मैंने 12% वाला दे दिया, यानी इस पे 10% डिविडेंड मिलता था, इस पे 12% डिविडेंड मिलता है, तो मैंने प्रेफरेंस शेयर्स को प्रेफरेंस शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया, तो विल इट बी कॉल्ड कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स? नो बेटा, ध्यान दो, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब क्या होता है? दोज टाइप्स ऑफ शेयर्स विच एंजॉय द राइट टू कन्वर्ट देम इनटू, वर्डिंग्स पे ध्यान देना, only equity if the shares can be converted, they have the right मतलब they have the option to convert। शेयर होल्डर्स के ऊपर रहता है भाई, इक्विटी एक्सेप्ट कर लूँ या पैसा ले लूँ। इफ दे हैव द राइट टू कन्वर्ट, अगर उनके पास में अधिकार है कि दे कैन कन्वर्ट देम इनटू इक्विटी, देन ओनली दे आर कॉल्ड एज कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर्स के बदले में प्रेफरेंस शेयर दे दिया, प्रेफरेंस शेयर्स के बदले में डिबेंचर दे दिया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के बदले में प्रेफरेंस शेयर्स के बदले में बॉन्ड दे दिया, कैश दे दिया, दे आर नॉट कॉल्ड एज कन्वर्टिबल। कन्वर्टिबल वो तभी कहलाए जाएंगे जब हम उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते। और वेयर एज नॉन कन्वर्टिबल मतलब क्या? नॉन कन्वर्टिबल मतलब क्या? विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। मैंने यहाँ जानबूझ के लिखा नहीं कि भाई डिबेंचर्स दे दो, ये दे दो, क्योंकि अलग अलग रीपेमेंट कोई भी फॉर्म में हो सकता है, रीपेमेंट कोई भी फॉर्म में हो सकता है, ज़रूरी नहीं रीपेमेंट हमेशा कैश में हो। डिबेंचर्स भी दिए जा सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स को प्रेफरेंस शेयर्स भी दिए जाते हैं, नए क्लास ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स भी हम दे सकते हैं। तो सिंपल टर्म्स में अगर हमने बोला कि भाई विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स विल बी कॉल्ड एज नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर। जिसको हम अगर इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं तो दे आर कन्वर्टिबल, अगर नहीं कर सकते तो दे आर नॉन कन्वर्टिबल। क्लियर है यहाँ तक, यस और नो? हाँ या ना? बढ़ू आगे यहाँ से। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स,
विच कैन बी रिडीम्ड आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम। जिसको अगर मैं सिंपल वर्ड्स में अगर ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या? सच अ शेयर विच इज रिडीम्ड आफ्टर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। सर्टन पीरियड ऑफ टाइम यानी सर्टन मतलब फिक्स्ड। सर्टन बोला तो इट कैन बी एनीथिंग, बट इसका पीरियड डिफाइन होता है कब? एट द टाइम ऑफ इशू। इसका पीरियड हम डिफाइन कर देते कब? एट द टाइम ऑफ इशू। इशू करते वक्त ही हम बोल देते तेरे पैसे 5 साल बाद वापस करूंगा, तेरे पैसे 10 साल बाद वापस करूंगा, या तेरे पैसे जो भी तारीख को वापस करूंगा। ये कब डिफाइन कर देते हैं? हम एट द टाइम ऑफ इशू। तो दो शेयर्स आर कॉल्ड एज रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। वेयर एज नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब क्या होता है? जिसको हम रिडीम नहीं कर सकते। क्या लगता है आपको, लॉजिकली आपकी डेफिनेशन सही है क्या? लॉजिकली मेरे को बताओ, आप शेयर होल्डर से पैसा ले रहे हो, शेयर होल्डर से पैसा ले रहे हो और उसको बोल रहे हो मैं तेरे पैसे कभी वापस नहीं करूंगा, ऐसा चल सकता है क्या? अब थोड़ा लॉजिक लगा के आपने बोला सर the funds which can be redeemed, yeah, the shares which will be redeemed only at the time of winding up will be non redeemable preference shares। बट कंपनी लॉ के हिसाब से ये डेफिनेशन भी गलत है। जिन बच्चों ने लॉजिक लगाया कि वाइंडिंग अप पे रिपे होगा, क्योंकि नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस, मैं पैसा ले रहा हूं, मैं आपसे पैसा ले रहा हूं, आप मुझे आज 10,000 रुपए दो, मैं आपको कल 10,000 रुपए वापस करूंगा। चलो आप पैसा दे भी दोगे, आप मुझे 10,000 रुपए आज दो, मैं कल 10,000 रुपए वापस करूंगा, आप दे भी दोगे। बट अगर मैं आपको ये बोलूंगा कि आप मुझे 10,000 रुपए दो, मैं आपको कभी वापस नहीं करूंगा, तो आप दोगे क्या? आप दोगे क्या ऐसी कंपनी को पैसा? तो बेटा रीपेमेंट होता है। नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर सिर्फ वर्ड नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है। इसका मतलब पहले ये हुआ करता था कि विच कैन बी रिडीम्ड एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। पैसा वाइंडिंग अप, जब धंधा बंद होगा तब वापस मिलेंगे, उसके पहले पैसे मांगने मत आना। बट अभी कंपनी लॉ में जब से चेंजेस हुए, कंपनी लॉ में उन्होंने बोला, रादर अगर सिंपल टर्म्स में बोला तो इसको वाइंडिंग अप पे बोलना गलत है, इसको सही तरीके से अगर हम बोले तो डू नॉट कैरी अरेंजमेंट रिगार्डिंग रिडम्पशन। हु डोंट कैरी एनी अरेंजमेंट रिगार्डिंग रिडम्पशन। रिडम्पशन कब होगा ये बताया हुआ नहीं होता है, तो ये नहीं होगा कि वाइंडिंग अप पे रिडम्पशन होगा, नहीं। एक्चुअली एज पर द कंपनीज एक्ट, नए कंपनीज एक्ट सेक्शन 55, द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ द प्रेफरेंस शेयर कैन नॉट एक्सीड 20 ईयर्स। 20 साल से ज्यादा नहीं हो सकते। अगर मैंने आज प्रेफरेंस शेयर इशू किया है तो क्या वो प्रेफरेंस शेयर में 25 साल बाद रीपे कर पाऊंगा क्या? नहीं, मुझे 20 साल बाद रीपे करना पड़ेगा। वो प्रेफरेंस शेयर्स को मेरे को पैसा 20 साल बाद ही वापस करना पड़ेगा। मैं उनको 20 साल से ज्यादा का टेन्योर नहीं दे सकता। कंपनी लॉ ने डिफाइन कर दिया, अगर तेरे को लंबे समय के लिए प्रेफरेंस शेयर्स चाहिए, अगर तेरे को ऐसा चाहिए कि भाई लंबे समय तक के उनको ओनर बनाना है, तो फिर इक्विटी दे दे, उनको प्रेफरेंस मत दे। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्यों किया होगा, जो मुझे लगता है, आपको नहीं लगता क्या? दे आर द ओनर्स इन द कंपनी, राइट? दे आर द ओनर्स इन द कंपनी। आज अगर मैंने शेयर्स इशू कर दिए और आज का मार्केट रेट बोलता है कि इनको 12% के हिसाब से डिविडेंड दो, आपको क्या लगता है ओनर का रिटर्न फिक्स रहना चाहिए कि ओनर को अगर लॉन्ग टर्म होते जा रहा है तो ज़्यादा फायदा भी होगा? जितना धंधा पुराना होगा, आपको नहीं लगता ओनर विल स्टार्ट अर्निंग मोर? धंधा जितना पुराना होते जाएगा ओनर का अर्निंग भी बढ़ना चाहिए। तो आज के हिसाब से शायद 12% वाजिब लगे, कल चल के हो सकता है कि कुछ समय बाद वो 20%, 40%, 80% जाना चाहिए। या ये भी हो सकता है ना, ये भी हो सकता है ना कि रिटर्न कम देना चाहिए। अब कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं बढ़े, कम भी तो हो सकता है। कंपनी लॉ ने बोला एक काम कर, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड होने की वजह से चल मैक्सिमम लाइफ 20 ईयर्स कर दे। 20 साल से ज़्यादा आप उनको प्रेफरेंस शेयर्स इशू नहीं कर सकते। 20 साल से ज़्यादा की लाइफ का प्रेफरेंस शेयर्स आप इशू नहीं कर सकते। अगर तेरे को 20 साल से ज़्यादा तक उनसे पैसा चाहिए तो फिर इक्विटी शेयर्स इशू कर दे। फिर क्या इशू कर दे? इक्विटी। या दूसरा तरीका क्या हो सकता है? इट कैन बी इन अ कॉम्बिनेशन ना, कि 20 साल तक के मैं प्रेफरेंस शेयर्स दे दूँ और 20 साल के बाद मैं क्या बोलूँ, यू कैन नाउ कन्वर्ट दिस इनटू इक्विटी शेयर, ताकि 20 साल तक के शेयर होल्डर को भी एश्योरेंस रहेगा कि फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड है, और उसके बाद में हिल बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी, जहाँ पे उसका डिविडेंड फ्लक्चुएटिंग हो जाएगा। कंपनी अच्छा परफॉर्म करेंगी तो शेयर होल्डर के फेवर में, नहीं करेंगी तो कंपनी के फेवर में। बट 20 साल से ज़्यादा उसकी लाइफ नहीं रह सकती, 20 साल से ज़्यादा शेयर्स की लाइफ नहीं रह सकती। वेयर एज इफ इट इज़ एन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कंपनी तो लाइफ कैन बी मोर देन 20 ईयर्स, बट कितना वो नहीं बताया। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी मतलब सिंपल एग्जांपल के तौर पे जो रोड बना रही है, अब जैसा मान के चलो अशोक बिल्कॉन की अगर मैं बात करूं, दैट्स अ कंपनी विच मेक रोड्स। तो आपको क्या लगता है, मेरे को अगर रीपेमेंट करना है 20 साल के अंदर में, शेयर होल्डर्स को पैसा वापस करना है, तो पैसा कमाना भी है ना। आज अगर मैंने 10 करोड़ रुपए शेयर होल्डर्स से ले लिए, अब मैंने इन्वेस्ट कर दी, अरे रोड बनने को ही कई बार 5-5 साल लग जाते। अरे हमारा नागपुर मेट्रो की हाल देख लो ना, कब से बन रहा है, कब तक बन रहा है, बनते ही जा रहा है।
दैट इज ऑल्सो कम्स अंडर द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कंपनी, राइट? अगर उसको बनते बनते ही 5 साल लग गए और उसका पैसा अब रिकवर करना है, टिकट्स के थ्रू, टैक्स के थ्रू, या जो भी है, रोड्स पे टोल बूथ कलेक्ट किए जाते हैं उस सब के थ्रू, भाई कलेक्शन को टाइम लगेगा, कलेक्शन को टाइम लगेगा, हाँ या ना? तो कलेक्शन को उनको ज़्यादा समय लग सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कंपनी को, तो उनको प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का लाइफ 20 साल से ज़्यादा रखने की अनुमति देती, उनको लाइफ 20 साल से ज़्यादा रखने की अनुमति देती। बट नॉट अदर्स, अदर्स दे कैन हैव मैक्सिमम लाइफ फॉर 20 ईयर्स। बाकियों का लाइफ शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स का लाइफ 20 ईयर्स हो सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी कैन हैव लाइफ फॉर मोर देन 20 ईयर्स। बेटा अगर आपने ऐसा लिख के आ गया, देखो बात समझो, नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का डेफिनेशन पूछा गया और आपने लिख दिया विच कैन बी रिडीम्ड एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, नहीं, ऐसा मत लिखना। नॉन redeemable preference shares which do not carry arrangement regarding redemption, but as per section 55 the maximum duration can be 20 years, whereas infrastructure project companies can have the life for more than 20 years। तब जाके आपको उसके अंदर में नंबर मिलने। क्लियर है यहाँ तक? 12th में भी लिख के आ जाना, ऐसा क्या ही फर्क पड़ना है, ठीक है, सही है ये। आगे बढ़ू यहाँ से। आई होप यू आर through with convertible, non convertible, redeemable, non redeemable, cumulative. What do you mean by cumulative preference shares? Cumulative preference shares, any wild guess? Cumulative मतलब dividend get cumulated, can you elaborate? Dividend get cumulated, yes, those shares on which dividend goes on accumulating and it's fully paid up, ठीक है। और कोई? अगर मैं ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या? इट इज सच शेयर ऑन विच डिविडेंड इज एक्यूमुलेटेड, अरियर्स ऑफ डिविडेंड, या इसको सिंपल शब्दों में बोला तो दो शेयर्स हु हैव राइट टू क्लेम अरियर्स ऑफ डिविडेंड, दोज शेयर्स हु हैव राइट टू क्लेम अरियर्स ऑफ डिविडेंड, अरियर्स ऑफ डिविडेंड मतलब आउटस्टैंडिंग डिविडेंड, दोज शेयर्स who have right to claim arrears of dividend। let's take an simple example, let's take an example, चलो एक एग्जाम्पल लेके इसको हम थोड़ा और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, 1 मिनट। जैसा एग्जाम्पल के तौर पे ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकेंड ईयर है, ये थर्ड ईयर है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। फर्स्ट ईयर कंपनी को अच्छा प्रॉफिट हुआ, कंपनी ने डिविडेंड बांटा। सेकेंड ईयर में कंपनी को लॉस हो गया, तो क्या कंपनी डिविडेंड बांटेगी क्या? दो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड फिक्स्ड है, दो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड फिक्स है, बट क्या डिविडेंड तभी बटेगा ना जब प्रॉफिट है? क्या लॉस में डिविडेंड बटता या नहीं बटता? लॉस में नो डिविडेंड, डिविडेंड इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर। अगर प्रॉफिट ही नहीं है तो बांटोगे क्या? प्रॉफिट ही नहीं है तो बांट पाओगे क्या? नहीं। बट थर्ड ईयर में वी हैव ह्यूज प्रॉफिट्स। अब मेरा सवाल ये है, थर्ड ईयर में थर्ड ईयर का डिविडेंड तो मिल ही जाएगा, थर्ड ईयर में थर्ड ईयर का डिविडेंड भी मिल जाएगा, क्या सेकेंड ईयर का डिविडेंड क्लेम किया जा सकता है क्या? क्योंकि सेकेंड ईयर में लॉस था, सेकेंड ईयर में लॉस था तो डिविडेंड बांटा नहीं गया, तो क्या हम सेकेंड ईयर का डिविडेंड थर्ड ईयर में क्लेम कर सकते हैं क्या? सेकेंड ईयर का डिविडेंड थर्ड ईयर में क्लेम कर सकते हैं? इफ योर आंसर इज यस, इफ योर आंसर इज यस, तो दोज शेयर्स विल बी कॉल्ड एज कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। ये शेयर उसको कौन से शेयर्स कहलाए जाएंगे? कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। मतलब बेसिकली कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर हैज द राइट टू क्लेम अरियर्स ऑफ डिविडेंड। अरियर्स ऑफ डिविडेंड मतलब ये अरियर्स ऑफ डिविडेंड बोलते हैं इसको। अरियर्स ऑफ डिविडेंड मतलब इन अनदर टर्म्स यू कैन से आउटस्टैंडिंग डिविडेंड। जो पिछले साल का डिविडेंड आउटस्टैंडिंग रह गया, अगर उसको क्लेम करने का अधिकार अगले साल या फ्यूचर प्रॉफिट से मिलता है, तो वो डिविडेंड क्लेम करने के अधिकार जिनके पास होते हैं, दो शेयर विल बी शेयर होल्डर्स आर कॉल्ड एज कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। यानी अगर मैं ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या? सच अ डिविडेंड इज पेएबल इवन आउट ऑफ द प्रॉफिट्स इन द करंट ईयर, प्रॉफिट्स आर नॉट insufficient to pay। अगर करंट ईयर का प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है तो दे कैन गेट डिविडेंड फ्रॉम फ्यूचर प्रॉफिट्स। करंट ईयर के प्रॉफिट्स अगर सफिशिएंट नहीं है तो दे कैन गेट डिविडेंड या दे कैन गेट प्रॉफिट फ्रॉम फ्यूचर प्रॉफिट्स, तो उनको डिविडेंड मिलता है, उनको डिविडेंड मिलता है। दिस आर कॉल्ड एज कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, दोज शेयर्स आर कॉल्ड एज कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। क्लियर है यहाँ तक? हाँ या ना? नॉन कम्युलेटिव मतलब क्या होगा फिर? नॉन कम्युलेटिव सिंपल, नॉन कम्युलेटिव
सिंपल टर्म्स में बोलूँ तो समझे ऐसा चलेगा क्या, नो राइट टू क्लेम अरियर्स ऑफ डिविडेंड, नो राइट टू क्लेम अरियर्स ऑफ डिविडेंड, जिनको अरियर्स ऑफ डिविडेंड क्लेम करने का अधिकार नहीं है। जिनको राइट टू क्लेम अरियर्स ऑफ डिविडेंड है दोज विल बी कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। जिनको राइट टू क्लेम अरियर्स ऑफ डिविडेंड नहीं है दोज विल बी नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। राइट टू क्लेम अरियर्स है तो कम्युलेटिव, नो राइट टू क्लेम अरियर्स ऑफ डिविडेंड है तो नॉन कम्युलेटिव। क्लियर है यहाँ पे? जी हाँ या ना? क्लियर है? बढ़ू आगे। Now, what do you mean by participating preference shares? Just help me with the answer. Participating preference shares क्या होता है? Participate. I'll be back in 30 seconds. जब तक चार्ट में लिख दो participating preference shares. हाँ जी, participating preference shares. Participating preference shares. Those preference shares who can participate in surplus profits, surplus assets, ये मिल मिल के भर भर के दिया है आपने। Those shares which are entitled to surplus profit have a right to participate in surplus profit and surplus asset, surplus where profits and assets। ठीक है ठीक है ठीक है, almost everybody is right, everybody is right, entitled to get surplus profit। जितने लोगों ने जवाब दिया है आप सभी सही है, बट कुछ हद तक के ऐसा है कि आपने या तो प्रॉफिट लिखा है या तो एसेट लिखा है। तो प्रेफरेंस पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स आर दो शेयर्स, एक मिनट, participating preference shares are those shares who have right to claim who have right to claim surplus profits, who have right to claim surplus profits or surplus asset। now what is surplus profit and surplus asset, पहले एक मिनट वो समझ लेते हैं। what is surplus profit and surplus asset, उस पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखो, participating preference shares are those shares which can participate in following one or more rights: surplus profit or surplus asset। those who can participate in either surplus profit or surplus assets are called as participating preference share। now what do you mean by surplus profits? सबसे पहले हम surplus profit की बात करते हैं। से एग्जाम्पल के तौर पे आपका इनकम, जो भी आप प्रोडक्ट बेच रहे, कर रहे या सर्विस दे रहे, उससे आपका इनकम, से एग्जाम्पल के तौर पे इट इज 5000, इनकम इज 5000। इनकम में से सबसे पहले आपने एक्सपेंसेस माइनस कर देना। आपने एक्सपेंसेस माइनस किया, लेट्स फॉर एग्जांपल लेट्स से एक्सपेंसेस आर 3000, 3000 का एक्सपेंसेस है तो आपका प्रॉफिट कितना आएगा? प्रॉफिट आएगा 2000 रुपये, आया ना? अब ये प्रॉफिट में से आपने सबसे पहले इंटरेस्ट बांट दिया, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। ऑफकोर्स पहले डिबेंचर होल्डर को पे होगा, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे होगा, और बाद में इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे होगा। तो लेट्स से आपने डिबेंचर इंटरेस्ट बांट दिया 500 रुपये का, डिबेंचर इंटरेस्ट उठा के बांट दिया 500 रुपये का, तो आपका प्रॉफिट कितना बचा? 1500 रुपये का। नाउ दिस इज प्रॉफिट टू ओनर्स,
दीज आर प्रॉफिट्स टू ओनर, जो ओनर है। आपको नहीं लगता है 1,500 रुपये में अब इक्विटी शेयर होल्डर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का हक है? या 1,500 रुपये में इक्विटी शेयर होल्डर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का हक है? लेट्स से सबसे पहले किसका पेमेंट होगा? अब इसमें सबसे पहले पेमेंट किसका होगा? हु विल बी पेड फर्स्ट, इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर? हु विल बी पेड फर्स्ट? ऑफ कोर्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स विल बी पेड फर्स्ट। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनका डिविडेंड बांट देंगे। प्रेफरेंस डिविडेंड हम बांट देंगे। जैसा से एग्जांपल के तौर पे प्रेफरेंस डिविडेंड 300 रुपये, 300 रुपये का प्रेफरेंस डिविडेंड आपने बांटा तो आपके पास में 1,200 रुपये बचे, आपके पास में 1,200 रुपये बचे। अब हमने इक्विटी डिविडेंड बांट दिया, इक्विटी डिविडेंड बांट दिया। इक्विटी डिविडेंड लेट से एग्जांपल के तौर पे 600 रुपये का इक्विटी, 600 नहीं लेते, 650 रुपये का इक्विटी डिविडेंड बांट दिया। आपके पास में बैलेंस बच गया 550। अब मेरे को बताओ ये 550 का बैलेंस क्या होगा? ये 550 का बैलेंस दिस कैन बी कैरीड फॉरवर्ड, या आप चाहो तो इससे कोई रिजर्व वगैरह क्रिएट कर सकते हो, जनरल रिजर्व या वगैरह जो भी है। वैसे ये प्रॉफिट पे हक किसका है? ये प्रॉफिट पे हक किस, दिस प्रॉफिट इज कॉल्ड एज सरप्लस प्रॉफिट। ये प्रॉफिट को कौन सा प्रॉफिट कहलाया जाता है? सरप्लस। व्हाई दिस इज कॉल्ड एज सरप्लस प्रॉफिट? दिस इज द प्रॉफिट लेफ्ट विद द कंपनी, दिस इज द प्रॉफिट लेफ्ट विद द कंपनी आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग एवरी एक्सपेंडिचर, आफ्टर इनकर्डिंग एवरी एक्सपेंडिचर। सारे खर्चे कर देने के बाद जो प्रॉफिट कंपनी के पास बच गया, दैट इज कॉल्ड एज सरप्लस प्रॉफिट। कायदे से ये सरप्लस प्रॉफिट पे हक किसका है? कायदे से ये सरप्लस प्रॉफिट पे हक किसका है? विल बी द एक्चुअल बेरर, हु विल बी द एक्चुअल बेनिफिशियरी ऑफ द सरप्लस प्रॉफिट? कौन होना चाहिए एक्चुअल बेनिफिशियरी सरप्लस प्रॉफिट का? सर बट इक्विटी वालों को तो पूरा प्रॉफिट बांटेंगे। अच्छा एक सवाल है, एक मिनट, एक देयर इज इन वन कंफ्यूजन अमंग द स्टूडेंट। सर हम इक्विटी को तो पूरा पैसा दे देंगे, एक मिनट बात समझो, एक बात समझो, एक बात समझो। आपको, आपके पास में मान लो 10,000 रुपये है, तो आपके पास में कितने पैसे? आपके पास में कितने पैसे? बराबर है, आपके पास में कितने पैसे? 10,000 रुपये। और आपको बोला है कि खर्चा कर दो, आपको बोला है कि आप जैसा चाहो वैसा उसको स्पेंड कर सकते हो। तो आप क्या करते हो? 10,000 रुपये ले जाके पूरे एक साथ फूक के आ जाते हो कि कुछ आगे के लिए बचा के रखोगे? कुछ आगे के लिए बचा के रखोगे ना। कायदे से देखा जाए तो इक्विटी शेयर होल्डर्स का हक पूरे 1,200 पे है, तो क्या मैं पूरे 1,200 बांट दूं क्या, कि फ्यूचर कंटिजेंसी को ध्यान में रखते हुए कुछ पैसे बचा लूं? क्या पूरे 1,200 रुपये बांट देना एडवाइजेबल है कि कुछ बचा के रख लेना एडवाइजेबल है? तो कुछ बचा के रख देना। तो एक जिन स्टूडेंट ने पूछा हुआ है कि सर हम इक्विटी शेयर होल्डर को सब बांट देते, ऐसा नहीं है। इक्विटी शेयर होल्डर को कितना बांटना है वो भी कंपनी डिसाइड करती है। यस, देयर रेट ऑफ डिविडेंड इज नॉट फिक्स्ड, यानी अगले साल मान लो, अगले साल मान लो अगर प्रॉफिट अवेलेबल टू कंपनी अगर 3,000 आया तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 300 ही मिलेंगे, बट इक्विटी शेयर होल्डर्स को 1,200 भी मिल सकते हैं, क्योंकि उनका रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स नहीं है, बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स्ड है। इसका मतलब ये नहीं है कि इक्विटी शेयर होल्डर को सब बट जाएगा। कितना बांटना है वो डिसीजन कंपनी के पास होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज दैट डिसीजन एंड शेयर होल्डर हेल्प्स देम टू मेक द डिसीजन। कैसे करते, क्या करते हम बात करेंगे, बट वो इंटर में बात करेंगे, अभी नहीं। अब मेरे को एक चीज बताओ, जो 550 रुपये कंपनी ने नहीं बांटे, इस पे हक किसका है? ये 550 रुपये कंपनी ने नहीं बांटे जो सरप्लस प्रॉफिट कहलाया जाता है, इस पे हक किसका है? जवाब दो, इस पे हक किसका है? इक्विटी शेयर होल्डर्स का, क्योंकि इट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, इट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, बट बटे नहीं है। बट ऐसे सरप्लस प्रॉफिट में अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर अपना हक जता सकते, ऐसे सरप्लस प्रॉफिट में से अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अपना हक जता सकते, दे कैन क्लेम दिस सरप्लस प्रॉफिट, तो उसे कौन से शेयर्स कहलाए जाएंगे? उसे कौन सा प्रेफरेंस शेयर्स कहेंगे हम, बोलिए? पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। सेम गोज फॉर सरप्लस एसेट। सर सरप्लस एसेट मतलब क्या? सिंपल है, सरप्लस एसेट का मतलब क्या है, ये भी सिंपल है। जस्ट सी, दिस इज द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी, ये बैलेंस शीट है। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे कंपनी के एसेट्स है, से 1,000 लाख के एसेट्स है। लाइबिलिटी के नाम पे इक्विटी है, इक्विटी लाइबिलिटी है 300 की, प्रेफरेंस लाइबिलिटी है से 200 की, और आउटसाइडर्स लाइबिलिटी लाइक डिबेंचर, मैं आउटसाइडर लिख रहा हूँ, डिबेंचर क्रेडिटर्स समथिंग लाइक दैट है, ये 500 की। अब मेरा धंधा बंद हो गया, वाइंडिंग अप पे आ गया, मैंने बिजनेस बंद कर देना है, मैंने वाइंडिंग अप करके धंधे को
बंद कर देना है। तो वाइंडिंग अप में एसेट रियलाइज्ड, एसेट बेचे जाएंगे। देखो वाइंडिंग अप का मतलब क्या है, एसेट बेचो और लाइबिलिटी पे करो। अब वाइंडिंग अप के टाइम पे एसेट रियलाइज्ड से एग्जांपल के तौर पे एसेट रियलाइज्ड 1400, 1000 के एसेट्स थे 1400 में बेच दिए, 1000 के एसेट्स थे मैंने 1400 में बेच दिए। अब ये 1400 में से मैं पेमेंट करूंगा, सबसे पहले किसका पेमेंट होगा, जवाब दो। एसेट्स वेयर सोल्ड एट मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस ज़्यादा थी, 1000 की जगह 1400 में बिक गया, फायदा हो गया 400 रुपये का। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, सबसे पहले रिपेमेंट किसका होगा, आउटसाइडर्स का, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का या इक्विटी शेयर होल्डर्स का। सबसे पहले वी आर गोइंग टू पे टू आउटसाइडर्स, तो सबसे पहले हम आउटसाइडर को पे कर देंगे, 500 रुपये आउटसाइडर को पे कर दिया, तो बैलेंस लेफ्ट विद अस इज 900। अब किसको पे करूँ, इक्विटी शेयर होल्डर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। तो फिर अगला पेमेंट हमने कर देना है प्रेफरेंस शेयर होल्डर का। अच्छा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मैंने 200 रुपये पे कर दिया, तो बैलेंस बच गया 700। अब किसको पे करूँ, इक्विटी शेयर होल्डर्स को। ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे कर देंगे। इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे कर दिया 300 का, तो बैलेंस कितना बच जाएगा, 400, बराबर है। आपको नहीं लगता ये 400 बच गए, फायदा है ना ये हमारा। दिस इज कॉल्ड एज सरप्लस एसेट, दिस इज कॉल्ड एज सरप्लस एसेट। मेरे को बताओ, कायदे से ये सरप्लस एसेट जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, इस पे हक किसका है, कायदे से ये सरप्लस एसेट पे हक किसका है, कायदे से ये सरप्लस प्रॉफिट पे हक किसका है, जवाब दो, जवाब दो फटाफट। इक्विटी शेयर, क्योंकि अरे बाबा जी नहीं, ओनर का नहीं है, ज्यादा रिस्क किसने उठाई, अगर आप ओनर बोल रहे हो, है ना, दो ओनर्स है कंपनी के, एक इक्विटी शेयर होल्डर्स है, एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है, दोनों में से ज्यादा रिस्क उठा रहा है इक्विटी शेयर होल्डर, इसीलिए तो उसका रेट ऑफ रिटर्न फ्लक्चुएटिंग है, वेयर एज डिविडेंड जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का रेट ऑफ रिटर्न फिक्स है। तो भाई जितना सरप्लस होना है उस पर हक इक्विटी शेयर होल्डर का बनता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या बोलेंगे, तेरे को फिक्स्ड मिल गया ना, बस बात खत्म, निकल आगे। तो इस पर कायदे से हक इक्विटी शेयर होल्डर्स का है। बट अगर ऐसे सरप्लस एसेट्स पे, ऐसे सरप्लस एसेट पे अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर अपना हक जताए, तो उसे कौन से शेयर्स कहलाएंगे, उसे कौन से शेयर्स कहलाएंगे हम, participating. In simple words you can say participating preference shares are those shares which can participate in surplus profits और surplus asset। जो shares surplus profit या surplus asset में participate कर सकते उसको हम कौन से shares, कौन से preference shares बोलेंगे हम, participating preference shares। कौन से preference shares बोलेंगे हम, participating preference share। तो participating preference shares are those shares who can participate in surplus profits and surplus assets। And what is non-participating preference shares? Which are not participating, है ना, which cannot participate in surplus profit or surplus asset। Who cannot participate in surplus profit and surplus assets are called as non-participating preference shares। Clear है यहाँ तक? और जी हाँ या ना? ठीक है। अब एक मिनट, एक फटाफट रिकैप करते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हमने क्या देखे, 4 बेसिस है। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के 4 बेसिस देखे हमने। एक है ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्जन, ऑन द बेसिस ऑफ रिडम्पशन, arrears of dividend and participation। on the basis of conversion, convertible and non convertible। convertible मतलब क्या है, come on fast, convertible मतलब which can be converted into equity share। कीवर्ड है equity share, ये लिख के मत आ जाना सिर्फ कि which can be converted, काय में converted, equity share। नॉन कन्वर्टिबल मतलब, नॉन कन्वर्टिबल मतलब which cannot be converted into equity share। बेटा ट्रू फॉल्स पे क्वेश्चन बन सकता है। preference share which can be converted into debentures are convertible preference shares, whether this statement is true or false। false। why? because convertible preference shares are those which can be converted into equity shares। संभाल लेना, विथ रीजन भी पूछता, ट्रू और फॉल्स, 5 ट्रू और फॉल्स आ ही रहे विथ रीजन, तो ध्यान रखना। अगला क्या है उसके बाद, ऑन द बेसिस ऑफ रिडम्पशन, ऑन द बेसिस ऑफ रिडम्पशन रिडीमेबल एंड नॉन रिडीमेबल। रिडीमेबल मतलब क्या होता है, विच कैन बी फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, विच कैन बी रिडीम्ड आफ्टर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। नॉन रिडीमेबल मतलब विच कैन बी रिडीम्ड एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। ये डेफिनेशन बोलना सही है या गलत है, गलत है, क्योंकि मैक्सिमम लाइफ तो 20 इयर्स हो गया ना।
there is no provision made regarding redemption, there is no arrangement regarding redemption of shares. ये ज्यादा सही है बेटा, ये मत बोलो which are redeemed at the time of winding up. सही बोलना क्या आएगा, सही तरीका क्या होगा, where no provision is made regarding redemption of debentures, redemption of shares, redemption of preference shares, because the maximum life of the preference shares can be 20 years. देखो मैं आपको बोल रहा हूँ, आपने शायद वाइंडिंग अप का डेफिनेशन 12th में पढ़ा होगा, वहां तक चल जाता, सीए में नहीं चलेगा. आपको यही लिखना पड़ेगा कि which cannot be, there is no provision regarding redemption of शेयर्स. तो उसमें क्या होगा, फिर आगे बढ़ा के लिखना पड़ता है द मैक्सिमम लाइफ या मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ द प्रेफरेंस शेयर कैन नॉट एक्सीड 20 years, वेयर एज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कंपनी कैन हैव लाइफ फॉर मोर देन 20 years. ये लिखोगे तब जाके वो डेफिनेशन सही हो जाना है. व्हाट इज ऑन द बेसिस ऑफ अरियर्स, अरियर्स पे कौन से थे, दो, एक तक. व्हाट इज कम्युलेटिव, व्हाट इज कम्युलेटिव, which have accumulated profit, या दूसरे सिंपल वर्ड्स में बोला तो which has right to claim arrears of dividend, who have right to claim arrears of dividend. मतलब इस साल प्रॉफिट नहीं हुआ कोई बात नहीं, फ्यूचर के प्रॉफिट से मैं मेरा डिविडेंड मांग लेगा. नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स मतलब क्या, which do not have right to claim arrears of dividend. अच्छा, ये वाला जो दो है ना, कम्युलेटिव नॉन कम्युलेटिव, ये लॉ में एक लॉ के पेपर में ना वैल्यूअर का या पेपर सेटर का फेवरेट क्वेश्चन है, कम्युलेटिव नॉन कम्युलेटिव. कोई बता सकता है क्यों? ऐसा कुछ पढ़ा होगा आपने, लॉ में पढ़ा होगा या एसपीओसी में पढ़ा होगा, या शायद हो सकता है आपके कोर्स में ना भी हो. कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में अगर 3 साल लगातार या हर अल्टरनेट 1 साल में ऐसा 3 साल 3 बार हो जाए, तो जो जितने भी कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स रहते हैं दे हैव इक्विवेलेंट राइट टू इक्विटी शेयर. ऐसा कुछ पढ़ा है क्या? नहीं, फिर नहीं होगा आपके कोर्स, फिर नहीं होगा. अगर ऐसा कुछ नहीं पढ़ा है तो आपके कोर्स में नहीं होगा, इसलिए मैंने पहले क्लियर कर दिया. तो लॉ में वो जब आप इंटर में आओगे तब आ जाएगा वो आपके कोर्स में, तो वहाँ पे वो फेवरेट क्वेश्चन बन जाता है लॉ में पूछने के लिए कि भाई व्हेन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैज इक्विवेलेंट वोटिंग राइट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, तब वो लिखना पड़ता है कि कब होता है ऐसा, जो भी है. चलो मैं आगे बढ़ रहा हूँ. ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग. पार्टिसिपेटिंग मतलब क्या है? Shares who have right to claim surplus profit and surplus, yeah, who can participate in surplus profit and surplus asset, and non-participating who cannot participate in surplus profits and surplus asset. I hope आपको समझ में आया. दिस वॉज अ बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ शेयर्स. और ऐसा है कि आपके दिमाग में अगर ये होगा कि अकाउंट में से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, थियरी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, तो ऐसा नहीं है बेटा. क्वेश्चन नंबर 1 इज अ कंपलसरी क्वेश्चन जिसमें 10 मार्क के ट्रू फॉल्स पूछे जाते हैं. 20 मार्क का 20 मार्क का क्वेश्चन है वो. 20 मार्क में से 5 ट्रू एंड फॉल्स पूछे जाते हैं विथ रीजन, जिसमें 2 मार्क के 1 ट्रू फॉल्स रहता है. तो आप लोगों को थ्योरी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं है. थ्योरी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, एज वेल एज जो लास्ट क्वेश्चन रहता है क्वेश्चन नंबर 6, कभी कभी इंस्टीट्यूट उसमें भी थ्योरी क्वेश्चन डाल देता है. तो थ्योरी क्वेश्चंस अकाउंट्स में भी आते हैं. अगर इफ़ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स, आपको थोड़ा थ्योरी पे फोकस रखना पड़ेगा. और ये ऐसा नहीं है कि कुछ भी घुमा फिरा के लिख दिया तो नंबर मिल जाएंगे, भूलो मत. यू आर अपियरिंग फॉर अ सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन. ठीक है. संस्कार, माइक बेटा, माइक बंद कर देना. कोई डाउट है अब तक में? कोई डाउट है अब तक में? नहीं. तो आज के लिए इतना ही. इंट्रोडक्शन हमारा इतना ही था. फ्रॉम टुमारो विल स्टार्ट द रिकॉर्डिंग पोर्शन ऑफ दैट. जर्नल एंट्रीज एंड एवरीथिंग कैसे पास की जाती है, क्या कब कैसा किसके बुक्स में लिखेंगे हम, ये सारी बातें हम कल बात करेंगे, कल इस पर चर्चा करेंगे. तो आज यहीं रुकते हैं. विल कंटिन्यू टुमारो. तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर. स्क्रीनशॉट, ओह यस यू, हाँ हाँ स्क्रीनशॉट लेना है. एक काम करो ना, कल मैं आपको ऑप्शन दे दूंगा स्क्रीनशॉट, जब रिवाइज करवाऊंगा उसके बाद याद दिला देना, मैं स्क्रीनशॉट लेने कल दे दूंगा आपको. ठीक है. हम्म. 4 to 8, वो एक बार हैव वर्ड विथ पवन सर अबाउट दैट ना. चलिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर.